नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के राज अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तमाम राजनीतिक दलों में किसको कितना पैसा मिला वो तो आपके सामने पहले ही आ चुका था, लेकिन अब इसका दूसरा दौर शुरू हो चुका है। यूं कहें कि पार्ट 2 शुरू हो चुका है और इस पार्ट 2 में जिन पार्टियों के ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, खुद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दूसरे लोगों ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जिन पार्टियों पर लगाए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम तक, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, या दक्षिण की डीएमके और एआईएडीएमके हो, इन सभी पार्टियों ने एक एक डोनर का नाम तारीख के साथ चुनाव आयोग को बता दिया है और चुनाव आयोग ने पूरे देश को बता दिया है कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में किसे कितना पैसा दिया। लेकिन सुदामा, कृष्ण और चावल की पोटली की कहानी सुनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग अब तक ये डेटा चुनाव आयोग को नहीं सौंप पाए हैं। एक राजनीतिक दल तो ऐसा है जो पलटा पलटी की तो छोड़ दीजिए, वो तो यहां तक कह रहा है कि जो भी पैसा देने वाला था वो स्टेट बैंक में आकर पैसा दिया और चुपचाप चला गया, देने वाले का नाम जैसे उसे पता ही ना हो। ये हालात है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 दिनों के बाद से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और इस दौर में चुनावी प्रक्रिया में काला धन, सफेद धन या सफेद को काला बनाने की कवायद या काला को सफेद बनाने की कवायद, इस दौर में जब इस रूप में सामने आए कि कोई डेटा ना देना चाहे, तो उस दौर में वो अटल बिहारी वाजपेयी की उक्ति भी याद आती है जो उन्होंने जैन हवाला कांड के वक्त कही थी कि चंदा लेते वक्त कोई नेता ये नहीं देखता कि उस पैसे का रंग काला है या सफेद है। तो इस काले सफेद के खेल में अपनी कमीज जिन लोगों ने उजली करनी चाहिए, पूरा डेटा देकर उजली कर ली है या उजली करने की कोशिश की है। लेकिन जो लोग डेटा ही नहीं दे रहे हैं, दूसरों को कहते हैं सीएनआरसी के मुद्दे पर कागज दिखाना होगा, वो अपना कागज नहीं दिखा रहे। कारण क्या है और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या है, उसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, इंदौर से जुड़ रहे हैं जाने माने शिक्षाविद और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी प्रक्रिया पर बहुत गहरी नजर रखने वाले संदीप मनुधने जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। आज के घटनाक्रम को देख करके जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16,518 करोड़ रुपए में से 8,250 करोड़ रुपए, यानी आधी रकम सीधे सीधे जिस पार्टी के पास जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास, किससे उसने पैसा लिया वो डिटेल देने को तैयार नहीं है जी। हालात तो यह है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को थोड़ा अगर ट्विस्ट करके कहें, जो उन्होंने रश्मि रथी में एक लाइन लिखी है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अब तो लग रहा है कि दो पैसा अगर तो आधा दो और नहीं तो सीबीआई ईडी भेज देंगे। ये हालात जो दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के क्विड प्रो क्वो की बात जो आप कर रहे थे वो किस तरह से अब नए रूप में सामने आती दिख रही है, खासकर 4 राजनीतिक दलों के खुलासे के बाद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड कम निकले। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करके देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत सकता है, तो उसका ये धर्म बनता है कि वो अपने अकाउंट्स की पूरी जानकारी देश की उसी जनता को दे जो उसे भगवान मानती है। क्या ऐसा हो रहा है? इसका उत्तर है नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है कि किसी भी तरह उस जानकारी को मैं कई दीवारों के पीछे कैसे छुपा लूं। प्रयास ये है, प्रयास ये नहीं कि मैं सारे दरवाजे खोल रहा हूं, मेरे अकाउंट्स हैं, आप देख लें, आपके भी अकाउंट दिखाइए। अब उल्टी गंगा बह रही है। डीएमके ने अपने सारे दानदाताओं के नाम बता दिए, किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के इनकैश करने के लिए उनको दिए। एआईएडीएमके ने बता दिए, जेडीएस ने बता दिए, जेडीयू ने बता दिए, यहां तक कि आम आदमी पार्टी जिस पे करप्शन के आरोप है उसने बता दिए। शरद पवार की पार्टी ने बताया, लेकिन जेडीयू ने नहीं बताया। बता दिए। तो सवाल यह है कि ऐसे में नैतिकता के मापदंड पे देश पे शासन करने वाली भीम काय पार्टी कौन से मापदंड स्थापित करना चाहती है? मेरे हिसाब से बीजेपी ने गलती की है, उन्हें सबसे पहले अपने डोनर्स के नाम दे देने चाहिए थे।
उनको छिपा के उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो ठीक है, कुछ हफ्तों का उनको लीड मिल गया, उनको ऐसा लगा होगा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने दो, उसके बाद तो मुद्दा ही खत्म होगा। लेकिन अब ये डेटा अगले 7 दिनों में बाहर आना तय है। एसबीआई ने बहुत चतुराई से अभी अभी डांट पड़ी उसके बावजूद यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड नंबर बॉन्ड के नहीं दिए तो नहीं दिए। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आज 3-4 घंटे पहले जब हमने पूरा 700 MB का फाइल डाउनलोड करके स्टडी किया तो उसमें बॉन्ड नंबर तो कहीं थे ही नहीं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बॉन्ड नंबर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, आप क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जाना चाहते हो क्या? जबकि एसबीआई के पास सब कुछ है। अब देखिए क्या होगा जब ये मामला कोर्ट में फिर से कल या परसों उठेगा। एसबीआई की दलील भी बहुत स्पष्ट रहने वाली है। मुझे तो कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टी से जो कागज आए स्कैन करो, जमा करा दो और चढ़ा दो, मैंने तो वही किया। अरे भाई, उसकी पिछली हियरिंग में ये बोला गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी दो, वो आप सुविधाजनक रूप से भूल जाते हो, जो आपको काम नहीं करना वो आप छुपा। तो मुझे ऐसा लगता है पारदर्शिता के जमाने में जहां हर नागरिक से 1-1 रुपए का हिसाब मांगा जाता है आजकल, वहां 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा किससे आया ये नहीं बताना अब ना तो पॉसिबल है और ना फीजिबल है। नहीं, एक बात बताइए संदीप मनुधने जी, एक व्हाट्सएप में एक एसएमएस के माध्यम से जब इस देश में पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है तो उस देश में भला अल्फा न्यूमेरिक कोड यानी बॉन्ड के नंबर और पॉलिटिकल पार्टी को लिंक करने में भला क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात कि स्टेट बैंक ये दे क्यों नहीं रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के स्ट्रिक्चर के बावजूद ये काम क्यों कर रहा है? सारा डेटा तैयार है। 2017-18 से अपडेटेड फाइलें रेडी हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती हैं। हर सेल ट्रांशे के बाद 15-15 दिन में जो बिकने का फेज होता है उसके बाद फाइल तैयार होकर पहुंच जाती है वहां। सब पता है सरकार को किसने कितना किसको दिया, सब रेडी है। लेकिन ये बाहर नहीं आ जाए, ये जो एक जिद पकड़ के सरकार बैठ गई वो थोड़ी आश्चर्यजनक जिद है, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर तो नहीं आना है और लोकसभा चुनाव से बहुत पहले अगले 7 दिन में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चंद्रचूड़ जी इनको अब और समय देंगे। होना तो यही चाहिए कि अगली हियरिंग में वो बॉन्ड नंबर के साथ पूरी लिस्ट तुरंत मांगेंगे। एसबीआई बॉन्ड नंबर छुपा रहा है कि किसी भी तरह मैं बॉन्ड नंबर ना दूं, क्योंकि बॉन्ड नंबर अगर दे दिए तो किसने खरीदा और किसने भुनाया दोनों तरफ सेम नंबर दिखेगा, तो लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। एक और आपको काम की बात बताता हूं। आपको याद होगा पहले के कार्यक्रमों में हम लोगों ने चिंता व्यक्त की थी कि राम ने खरीदा, श्याम को दिया, श्याम ने मोहन को दे दिया, मोहन ने मुकेश को दे दिया और मुकेश ने फाइनली पार्टी को दिया। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आज डीएमके, एआईएडीएमके, जेडीयू, जेडीएस, एनसीपी, एएपी, इन सबके जो आंकड़े आए उन्होंने एक्चुअल डोनर्स के नाम बताए। नहीं तो वो रमेश, सुरेश, मोनिका, गीतिका के नाम बताते, कोई रैंडम नाम बताते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस ने भी डोनर्स के नाम नहीं दिए हैं। उनको तुरंत दे देना चाहिए, उनको क्या छुपाना है? क्या तो पैसा मिला है उनको, इतना कम तो मिला है, छुपा के कोई फायदा ही नहीं, दे दो लिस्ट पूरी। तो एक सवाल ये उठता है जी, एक सवाल ये उठता है संदीप जी कि जिस पार्टी को ये लोग करप्ट पार्टी का नाम ही दे चुके थे, बिल्कुल, चाहे आप शरद पवार की पार्टी को कहें जिनके कॉर्पोरेट कनेक्शंस के बारे में तमाम तरह की बातें होती है, चाहे अरविंद केजरीवाल जिनको ईडी का नोटिस लगातार मिल रहा है, अब तो दो मामले में मिल गया, उनके 2 नेता जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी, और चाहे आप साउथ की पार्टी जिनके एक मंत्री के यहां ईडी पहुंची थी, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, बिल्कुल, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जो अब जाकर इस गठबंधन का हिस्सा बनी है, इन सारी पार्टियों ने तो पाई पाई का हिसाब दे दिया, पूरा दे दिया है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देने में क्या दिक्कत है? यह देश की जनता जानना चाहती है जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी। बहुत सीधी सी दिक्कत है। अगर किसी कंपनी ने 50 करोड़ का चंदा जनवरी में दिया और अगर यह पता चला कि उसके पिछले दिसंबर या नवंबर में उसके यहाँ ईडी, आईटी या जीएसटी की रेड पड़ी थी, तो क्विड प्रो को एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेन देन एस्टेब्लिश हो जाएगा, और यह बहुत खतरनाक होगा।
क्योंकि उससे फिर कोर्ट में अगली पिटिशंस आ सकती हैं कि यह सत्ता का दुरुपयोग है, और वो तो बहुत खतरनाक आरोप होंगे फिर। और अगर वो पिटारे खुल गए, उनको बंद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कई सालों तक। जी। दूसरी पार्टियों के लिए आप बात को समझिएगा, डीएमके, एआईएडीएमके, जेडीयू, आम आदमी, एनसीपी, इनके पास ईडी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, सीबीआई नहीं है, जीएसटी भी नहीं है। हालांकि स्टेट के पास जीएसटी की ताकत होती है, लेकिन सेंटर की बात ही अलग होती है। यहां तक कि जीएसटी काउंसिल में भी वीटो सेंटर का ही है। तो क्योंकि इन पार्टियों के पास वो एजेंसीज की ताकत नहीं है, ये डरा धमका के चंदा नहीं उगा सकते हैं। ये किसी दूसरे तरीके से कुछ लालच प्रलोभन देके कि तुमको हम आगे कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, सॉफ्टवेयर नोट इसलिए नहीं कि तुमने कल धोखा दिया तो मैं तुम्हारे 500 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी खत्म कर दूंगा, तुम मेरे को 50 कर, वो इनके बस में नहीं है। वो केवल सत्ताधीश कर सकता है, सत्ताधारी पार्टी कर सकती है। तो यदि डर था तो डर सिर्फ इसी बात का रहा होगा, नहीं तो जैसे मतलब आप क्विड प्रो को की बात कर रहे हैं कि क्विड प्रो को प्रूफ हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने चंदा दिया, अगर बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी को किसी पार्टी ने या किसी व्यक्ति ने चंदा दिया, तो उसके बदले में उसने क्या हासिल किया, ये जनता के सामने आने का डर है। यही बात आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, और इसमें दो तरह के क्विड प्रो क्यों होते हैं। एक तो वो कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, 500 करोड़ की जीएसटी चुरा ली, और अब आप मुझे बोले कि मैं ये माफ करवा दूंगा, एकदम कम करवा दूंगा, तू 50 करोड़ का चंदा दे दे। ये एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला क्विड प्रोको है, जो कि बिल्कुल पाप है, क्योंकि वो सारा टैक्स भारत राष्ट्र के खजाने में जाने वाला था, जो आपने कम कर दिया। देश के खजाने की चोरी की कीमत पर पैसे वसूले गए। वो तो दिख ही रहा है ना, पिछले 3 दिनों में आप हिंदू के, बिजनेस लाइन के, इकोनॉमिक टाइम्स ने तो इतना नहीं कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस के आप पूरे आर्टिकल्स पढ़ें तो साफ साफ लिखा है ये भाई फार्मा कंपनियों ने तो थोक बन जाके एक साथ 1 महीने में खरीद लिए, क्योंकि पिछले महीने उनके ऊपर जीएसटी की जांच पड़ी थी। तो इसमें ये अभी साबित नहीं हुआ, ये तो सिर्फ आरोप है, हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, 1 महीना भी जांच बैठेगी तो पता चलेगा, या 1 साल। लेकिन ये भूतलक्षी प्रभाव, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला क्विड प्रो क्यो था। एक प्रोस्पेक्टिव प्रभाव वाला होता है, जिसमें आप लालच देते हैं कि मैं तुझे उस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तू मुझे 25 करोड़ दे दे, तो वो तो आगे उसको मिलेगा, फिर आप वो अभी से ले रहे हो, वो एक अलग तरह का फ्रॉड होता है। लेकिन पुराने पाप में धो दूंगा और तू मुझे पैसा दे, जिससे देश के खजाने पे चोट पड़ रही है। तो हम ये जो कह रहे हैं ना कि ये 16,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, जब इसके साथ आप बर्बाद हो चुके टैक्स कलेक्शन की मात्रा जोड़िएगा, तो वो फिगर 30, 40, 50, 60 हजार करोड़ तक जा सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास हैं, एलिगेशंस हैं। एक बार सारा डेटा आने दीजिए, फिर जब कड़ियां जुड़ेंगी तो पता चलेगा, अरे इस पे तो 1,000 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी थी, तो 100 करोड़ देखी बच गया, और फिर चंदा तो 900 करोड़ का लॉस हो गया, या 50 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी थी, इससे 5 करोड़ ही गया, 10 करोड़ का चंदा तो 25 करोड़ या 35 करोड़ का। ये सारी बातों के लिए पारदर्शिता जरूरी होती है देश में जी। और उसको मिटा दिया। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड। अब तक आपने उस पार्टी का नाम सुना होगा 2 वजहों से, एक तो पलटासन और दूसरा जनता दल यूनाइटेड के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनके सुशासन बाबू की इमेज की वजह से। आज जब इलेक्शन कमीशन के से जो डेटा आ रहा है, उसमें तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है जेडीयू के बारे में। जो भी पैसा मिला है, पैसा देने वाला व्यक्ति स्टेट बैंक आया, पैसा दिया, चला गया जी। और इससे ज्यादा की डिटेल जेडीयू की माने, उस प्रोफॉर्मा को अगर हम देखने की कोशिश करें, उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो लगता है कि जैसे जेडीयू को पता ही नहीं है, और शायद स्टेट बैंक को भी नहीं पता है, उसने एज इट इज ला करके दे दिया बिना कुछ दिए। जेडीयू का डेटा दरअसल मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उससे कई सारे खुलासे हो रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का लॉजिक तो उसने सामने रख दिया। बिल्कुल कि कोई बैंक में आया, मैं अपने दर्शकों के लिए आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो कोई बैंक में आया और पैसे दे करके 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो भी उसने दिए वो दे करके चला गया। दूसरे राजनीतिक दल जो खुलासा नहीं कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या उनके अंदर इतनी भर भी नैतिकता नहीं थी कि वो ये भी लिख सके कि कोई आया जैन हवाला कांड की तरह, जैसे शरद यादव ने कहा था कि कोई आया पैसा दे के चला गया, सुप्रीम कोर्ट से निकल के जाए, गेट पे कोई मिलेगा,
जस्टिस पुंछी की अदालत में ही शायद बोला था शरद यादव ने कि सुप्रीम कोर्ट के गेट पर भी कोई मिलेगा कि पार्टी फंड के लिए 5 लाख रख लीजिए तो मैं रख लूंगा। इस अंदाज में जो जेडीयू ने जवाब दिया है, क्या लगता है आने वाले वक्त में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनावी मौसम में किस प्रकार के हालात को बनते हुए आप देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं भगवान शंकर महादेव से प्रार्थना करता हूं, आप भी कीजिएगा मेरे लिए, कि मेरे घर की घंटी बजे और कोई ऐसे बॉन्ड मेरे यहाँ रख के चला जाए और मैं देखते ही रह जाऊं कि ये 50 लाख के बॉन्ड मुझे मिल गए, पता नहीं कोई रख के चला गया। काश ऐसा हो जाए, पर आप और हम तो निरीह जनता हैं, टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं, देते रहेंगे, कौन हमको बॉन्ड देने वाला है। देखिए सारी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने मन बना लिया है कि मैं तो डेटा दूंगी ही नहीं किसी को, और बाकी सब पर मैं शुचिता के मानदंड स्थापित कर दूंगी। एवरीवन विल बी अकाउंटेबल बट आई माई सेल्फ। तो ये आप एक तरफ से ही तलवार से सबको काटना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उसकी जरा से भी आंच नहीं आए। इसके बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं। इससे गवर्नेंस के सारे स्टैंडर्ड्स ध्वस्त हो जाते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी के आपके दावे पूरी तरह खोखले साबित हो जाते हैं। इससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठने लग जाते हैं। और इस सबके चक्कर में भारत का सबसे गौरवशाली बैंक एसबीआई, वो तो बेचारा ऐसा पिस गया और उसकी तो रेपुटेशन ऐसी तार तार हुई है कि पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को जो स्क्रैप किया एसबीआई ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय चंद्रचूड़ जी की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इतना बेहतरीन काम किया है उन्होंने, क्योंकि ये अगर और 5 साल चल जाता तो आप यकीन मानिए द होल कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वुड हैव चेंज्ड। तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं इस बढ़िया डिसीजन के लिए। हालांकि बहुत से लोग रो रहे हैं कि गलत हो गया, ये हो गया, पर हम जानते हैं बारीकी में कि ये बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। एक सवाल ये है संदीप जी कि जिन पार्टियों को भ्रष्ट कहा जाता था, जैसे अरविंद केजरीवाल का मैंने जिक्र किया, शरद पवार या फिर डीएमके, अब चुनावी वर्ष में उन लोगों ने पूरी साफगोई के साथ जैसे डेटा दिया है, पाई पाई का हिसाब दिया है। अब बीजेपी के लिए चुनाव में उनको भ्रष्ट कहना आसान रहेगा। अब ये तो पब्लिक है, सब जानती है, बिल्कुल हर चीज पब्लिक तक अब पहुंच रही है सूचना क्रांति के दौर में। भले ही गोदी मीडिया, मीडिया इंक्लेव के नाम पर मीडिया इंस्लेव बनती हुई दिखाई दे रही है, वो भला छिपाए तब भी नहीं छिपेगी। चुनाव में जब ये लोग किसी विपक्षी दल को, खासकर उस दल को जिसने डेटा सबके सामने रख दिया है, पूरा हिसाब रख दिया है, भला कैसे वो पार्टी कह पाएगी उन्हें भ्रष्ट जो खुद ही डेटा देने में आनाकानी कर रही है? बिल्कुल नहीं कह पाएगी ना, बिल्कुल नहीं कह पाएगी। और जितने भी बाकी की पार्टियां हैं, अब तो कांग्रेस भी मुझे लगता है देर सवेर सारा डेटा खुद ही दे देगी डोनर्स का, दे देना चाहिए, नहीं देती है तो वो एक टेक्निकल मिस्टेक होगी। तो ये सब लोग तो आगे बढ़ बढ़ के बताएंगे ना अपने हर भाषण में, अपने हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड में और अपने हर मीडिया इंटरेक्शन में कि हमने तो सारा डेटा दे दिया, मोदी जी क्यों नहीं दे रहे, उनसे पूछो। इसका प्रभाव जनमानस पर गहरे से होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि देश की जनता इतनी भोली है कि उनको सिर्फ फर्जी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक घुमाया जा सकता है, तो फिर तो हम देश की जनता को समझे ही नहीं है। देश की जनता किसी को देवता बना सकती है तो उसे उस उच्च पेडेस्टल से उतारने में एक दिन का समय भी नहीं लेगी। इस देश की जनता सुधी जनता है। हम अपने आप को इस धोखे में नहीं रखें कि कोई उनको परमानेंटली बेवकूफ बना सकता है, ऐसा नहीं होता। तो ये पार्टियों को तो अब आगे बढ़ के सबको बोलना ही चाहिए, और इस मजबूरी में बीजेपी को भी आज नहीं तो कल अपना डेटा देना ही होगा। और वैसे भी एसबीआई से डोनर्स के नाम और नंबर आने ही है सामने। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव पर इसका किस प्रकार का असर आप देख रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन के अंदर अब नामांकन भी, नॉमिनेशन प्रोसेस भी शुरू होना है। जी देखिए, मैं तो इस बात से बेहद निराश हूं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आदरणीय साहब ने वीवीपैट और ईवीएम के बहुत गंभीर मसले पे विपक्षी दलों से मिलने की भी जरूरत नहीं समझी। और जरूरत छोड़े, उन्होंने तो शेरो शायरी करके तंज कसने शुरू कर दिए लोगों पे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऐसा करती है तो बहुत भय होने लगता है कि ये चल क्या रहा है इस देश में। अब सवाल ये है कि चुनाव पर इसका क्या असर होगा। मुझे लगता है एक पूरा नया लड़ाई का मोर्चा खुल चुका है। एक ऐसा हथियार विपक्ष के हाथ में आ गया है
जिसको डिफेंड करना नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। हालांकि उनके समर्थक तो अभी से बोलने लग गए हैं कि भ्रष्टाचार कहां है, ये तो अच्छी स्कीम थी, ये तो बंद होनी नहीं चाहिए थी, ये तो चलती रहनी चाहिए थी। लेकिन उन 15-20-25% लोगों को हम छोड़ दें अगर, जो किसी मजबूरीवश ऐसी अतार्किक बातें कर रहे हैं जी, बाकी की 75% जनता ये समझ चुकी है अभिषेक जी कि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। और आप खुले से लीजिए ना, पैसा किसने मना किया है, आप ट्रस्ट के थ्रू लीजिए ना, पैसा किसने मना किया है। लेकिन इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के ये पूरे घपले का भांडाफोड़ जो हुआ, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, ये विपक्ष के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इससे उनको बहुत बल मिलेगा और बीजेपी को थोड़ी तकलीफ तो होगी खुद को डिफेंड करने में। जी, चुनावी मौसम में यदि खुद को डिफेंड करने में तकलीफ होने लगे, या इससे भी आगे बढ़कर कहें कि खुद को डिफेंड करने की नौबत आने लगे, तो निश्चित तौर पर उस राजनीतिक दल के लिए यह बेहद मुश्किल परिस्थितियां होती है। सारी ताकत अब जनता के हाथ में है, और कहावत है, पुरानी कहावत है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। तो अब राज तिलक देने और सर उतार लेने की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस दौर में, उस प्रक्रिया के दौर में, यानी चुनाव के दौर में, सत्ताधारी दल कागज दिखाने से मना करे, सत्ताधारी दल अपने खाते का हिसाब देने से मना करे, चंदे के धंधे के काले होने के सबूत को छिपाने की कोशिश करे, तो आने वाले वक्त में जनता इन 7 चरणों के चुनाव में, यानी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून को क्या करेगी, ये तो भले ही 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अगले 5-7 दिनों में इस देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को, या उन सारे दलों को जिन्होंने इस सच्चाई को अब तक छुपा रखा है, उन सच्चाई को सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बात से अब लगता है कि इनकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। और कल यानी 18 मार्च को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले को आगे सुनेगी, एसबीआई से जब ताजा हालात की जानकारी लेगी कि क्यों अब तक अल्फा न्यूमेरिक कोड को शेयर नहीं किया गया, चुनाव आयोग के साथ शेयर नहीं किया गया, उसके बाद की परिस्थितियां और ज्यादा खुले रूप में सामने आ जाएंगी। तो इंतजार करते हैं कल तक का। फिलहाल के लिए इतना ही। संदीप मनुधने जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।